दीपक एक छोटा मोटा किसान था। वो अपने खेत में अदरक की खेती किया करता था। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी। दीपक बहुत खुश था। लेकिन अचानक उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। अब दीपक क्या करेगा? जानने के लिए देखिए जादुई अदरक की कहानी। दीपक सुबह नहा धोकर आता है। जमुना चाय बना रही होती है। जमुना, चाय में अदरक अच्छे से डालना। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। हमारे खेत के अदरक बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे हैं। आप बस चाय पियो जी। आपको इसमें अदरक का स्वाद ना आए तो कहना, मैंने अच्छी तरह से कूट कूट कर अदरक डाला है। जमुना दीपक को चाय लाकर देती है। चाय की चुस्की लेते हुए दीपक का मन खुशी से झूम उठता है। अपने खेत की फसल बिल्कुल अपने बच्चे जैसी होती है। अगर फसल अच्छी हो, मन मिजाज भी खुश रहता है। मैं आज ही सारे अदरक गांव में बेच दूंगा। उससे पहले खाना खाकर जाना। बिना खाना खाए घर से बाहर मत जाना, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। तुम खाना लगाओ, तब तक मैं गोदाम से अदरक की बोरी लेकर आता हूँ। चाय पीने के बाद दीपक अपने घर के पीछे बने गोदाम में जाता है, जहां उसने कल रात ही एक बोरी में ढेर सारे अदरक रखे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि गोदाम में अदरक की बोरी तो है ही नहीं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने कल अपने हाथों से यहाँ अदरक की बोरी रखी थी। वो घर जाता है और जमुना से पूछता है, जमुना, तुमने अदरक की बोरी वहां से हटाई है क्या? मैं भला उसे क्यों हटाऊंगी? आप हर बार अदरक की फसल वहीं रखते हैं, वहीं होगी। लेकिन अदरक की बोरी गोदाम में नहीं है। अगर तुमने उसे नहीं हटाया तो इसका मतलब हमारी फसल किसी ने चोरी कर ली है। चोरी? हाँ, पहली बार तो इतनी अच्छी अदरक हुई थी, वो भी चोरी हो गई। अब मैं बाजार में क्या बेचूंगा? हे भगवान, ये क्या हो गया? ऐसा कहकर दीपक रोने लगता है। आप हिम्मत रखिए जी, ऐसे रोने से कैसे काम चलेगा? सोचा था इस बार अदरक बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे गोदाम को पक्का करूंगा, लेकिन उससे पहले ही अदरक चोरी हो गए। कोई बात नहीं, हम दोबारा से फसल लगाएंगे। न जाने दोबारा इतनी अच्छी फसल होगी या नहीं। हम मेहनत और उम्मीद ही कर सकते हैं, और कुछ तो हमारे बस में नहीं है। जमुना दीपक को हिम्मत देती है। दूसरे दिन दीपक खेत पर जाता है और नई फसल लगाने के लिए खेत में हल चलाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक गिलहरी अदरक लेकर एक पेड़ पर चढ़ रही है। है, खेत में मैंने एक भी अदरक नहीं छोड़ा था, फिर इस गिलहरी के पास अदरक कहाँ से आए? वो उस पेड़ पर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां कुछ और गिलहरियां हैं। उन सभी के मुंह में एक एक अदरक का टुकड़ा है। सारी गिलहरियों ने अदरक कहीं मेरे गोदाम से तो नहीं चुराया? लेकिन वो तो पूरी एक बोरी अदरक थी। ये गिलहरियां एक बोरी अदरक कैसे चुरा सकती हैं? दीपक पेड़ से नीचे उतर आता है और खेत में हल चलाता है। पूरे खेत में हल चलाने के बाद वो घर आता है। जमुना, बहुत थक गया हूँ, एक गिलास पानी ला दो। दीपक चारपाई पर बैठ जाता है। जमुना उसे पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद, पता है आज मैंने खेत में क्या देखा? क्या देखा जी? कई सारी गिलहरियों के पास अदरक का एक एक टुकड़ा था। वो सभी अदरक लेकर पेड़ पर बैठी थी। मैं सोच रहा हूँ कि आखिर उन्हें इतने अदरक की क्या जरूरत पड़ गई, और वो इतने सारे अदरक लाई कहाँ से? कहीं वो हमारे अदरक चोरी करके तो नहीं ले गई? गिलहरियां भला हमारे अदरक कैसे चोरी कर सकती हैं? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। जमुना खाना लगाती है और दोनों खाना खाकर आराम करने लगते हैं। दूसरे दिन दीपक खेत में अदरक की नई फसल लगा देता है और प्रार्थना करता है। हे भगवान, मेरी इस बार भी फसल पिछली बार की तरह अच्छी हो, बस कोई उसे चुरा कर न ले जाए। प्रार्थना करने के बाद वो घर आ जाता है। कुछ दिन के बाद दीपक के खेत में अदरक की फसल तैयार हो जाती है। जब वो फसल काटने खेत में जाता है, अरे, ये कैसा चमत्कार है! ये अदरक है या सोना? इतने सुनहरे और चमकीले अदरक तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। तभी दीपक के पास एक गिलहरी आती है। हम्म, तो आ गई मेरे अदरक चुराने। नहीं, मैं तुम्हारे अदरक चुराने नहीं आई हूँ। अरे, तुम इंसानों की भाषा बोलती और समझती हो। हाँ दीपक, और हमें माफ करना। पिछली बार तुम्हारी सारी अदरक हमने ही चुराई थी। दरअसल हमारे राजकुमार पेड़ से गिरकर घायल हो गए थे। उनके इलाज के लिए हमें ढेर सारे अदरक की जरूरत थी, इसलिए हमने तुम्हारी अदरक चोरी कर ली। लेकिन उसके बदले में हमने तुम्हें इस बार जादुई अदरक दिया है। जादुई अदरक? हाँ, तुम्हारे खेत में ये जो सुनहरे रंग के चमकीले अदरक हैं, ये सब जादुई हैं। क्या बोल रही हो? भला अदरक भी जादुई होते हैं क्या? क्यों नहीं हो सकते? जब हम इंसानों की तरह बोल सकते हैं, तो अदरक जादुई क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, तो बताओ कि इन अदरक में ऐसा क्या है जिसे मैं जादू मान लूं?
जो भी चाय में इस अदरक को डालकर पिएगा, वो हमेशा के लिए जवान, निरोगी, स्वस्थ और ऊर्जावान बन जाएगा। वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, चाहे कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, उसकी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। इस अदरक की एक कप चाय मानो कोई जादुई दवा हो। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही इस अदरक की बनी चाय पीऊंगा। हाँ जरूर। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेकिन जाते जाते एक बात और बताना चाहती हूँ। कौन सी बात? यही कि ये जादुई अदरक कभी नहीं सूखेंगे, हमेशा सोने की तरह चमकते रहेंगे। ये तो चमत्कार है। अच्छा, मैं सारे जादुई अदरक लेकर जाता हूँ। नन्ही गिलहरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सारे जादुई अदरक लेकर घर आता है और उन्हें एक बोरी में रख देता है। बोरी के अंदर रखे हुए जादुई अदरक सोने की तरह चमक रहे होते हैं, जिसकी रोशनी बोरी से छनकर बाहर आ रही थी। सुनिए जी, आज अदरक की बोरी में से ये रोशनी कैसे निकल रही है? जमुना, ये जादुई अदरक की रोशनी है। दीपक खेत में गिलहरी के साथ हुई सारी बातचीत जमुना को बताता है। फिर तो हमें इस अदरक को बड़े अच्छे से रखना होगा, कहीं इस पर किसी की बुरी नजर ना पड़ जाए। तुम ठीक कहती हो। इस बार मैं इसे गोदाम में नहीं रखूंगा, बल्कि ये हमारी झोपड़ी में रहेंगे, हमारी नजरों के सामने। कल मैं इन्हें बाजार में बेचूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ अदरक निकालकर हमारे लिए रख लेता हूँ। दीपक बोरी में से कुछ अदरक निकालकर जमुना को देता है। जमुना उसे रसोई में रख लेती है। मैं जादुई अदरक की चाय बनाती हूँ। जमुना जादुई अदरक की चाय बनाती है और दोनों पति पत्नी उस चाय को पीते हैं, जिसे पीने के बाद दोनों फिर से जवान दिखने लगते हैं। मेरे शरीर में पहले वाली ऊर्जा और ताकत आ गई है, जैसे कभी 17-18 साल में हुआ करती थी। मैं भी यही महसूस कर रही हूँ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। अब मैं दोगुनी मेहनत से काम कर पाऊंगा। मैं भी घर के काम के अलावा और कोई और काम ढूंढकर उसे करूंगी। 2-4 पैसे घर में आएंगे तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। दीपक और जमुना खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। रात में जादुई अदरक से भरी बोरी उनके घर में ही रखी होती है। उसमें से इतनी रोशनी निकल रही होती है कि वो रोशनी उनकी झोपड़ी से बाहर तक दिखाई दे रही थी। उसी समय उस गांव का सेठ शहर से लौट रहा था। दीपक के घर से इतनी रोशनी क्यों आ रही है? क्या बात है, चलकर देखता हूँ। सेठ दीपक की झोपड़ी के पास जाता है और खिड़की से झांक कर देखता है। रोशनी उस बोरी से आ रही है, कहीं उस बोरी में सोना चांदी तो नहीं रखा? लेकिन दीपक के पास इतने सारे सोना चांदी कहाँ से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गांव में चोरियां करता हो? मुझे इस रोशनी का राज पता लगाना होगा। सेठ देखता है कि दीपक और उसकी पत्नी गहरी नींद में सो रहे थे। वो चुपके से उनकी झोपड़ी में घुस जाता है। है, इसमें तो अदरक रखे हुए हैं, लेकिन ये अदरक तो सबसे अलग है। ये सोने की तरह चमक रहे हैं। कहीं ये जादुई अदरक तो नहीं? लेकिन इसके पास जादुई अदरक आए कहाँ से? जो भी हो, मैं इस गांव का सेठ हूं और इस जादुई अदरक पर मेरा अधिकार है। सेठ पूरी ताकत लगाकर उस बोरी को घसीटकर अपनी गाड़ी में रख लेता है और उसे लेकर अपनी हवेली पर जाता है। अपने नौकरों से कहकर वो उस बोरी को अपने कमरे में रखवाता है। ये बोरी मैं शहर से लाया हूँ, इसमें कीमती अदरक है, इसे मेरे कमरे में रख दो। ठीक है हुजूर। नौकर अदरक की बोरी को सेठ के कमरे में रख देता है और सेठ सो जाता है। सुबह उठकर सेठ सेठानी को सारी बात बताता है। जरा हम भी तो देखें कि जादुई अदरक का स्वाद कैसा होता है। अगर इसका स्वाद कमाल का हुआ तो लाखों में इसे बेच देंगे। हाँ, मैंने तो खुद सोच रखा है, इसे शहर ले जाकर मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा। सेठानी अदरक का एक टुकड़ा लेकर अपनी नौकरानी को देती है और कहती है कि इसकी चाय बना दे। नौकरानी चाय बनाती है और उस सुनहरी जादुई अदरक को कूटकर चाय में डाल देती है। इधर दीपक और जमुना जब सुबह उठते हैं तो झोपड़ी में जादुई अदरक की बोरी ना पाकर रोने लगते हैं। इस बार जादुई अदरक झोपड़ी में रखे थे, फिर भी चोरी हो गए। हमारी जादुई अदरक किसने चुराई होगी? उसी गिलहरी से पूछता हूँ। दीपक भागा भागा खेत पर जाता है जहां उसे वो गिलहरी मिलती है। मेरे सारे जादुई अदरक चोरी हो गए, अब मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो, चोर खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी उस जादुई अदरक की चोरी करके उसकी चाय पिएगा, वो जवान से बूढ़ा हो जाएगा। यही उसकी सजा है। ठीक है। दीपक घर आ जाता है। इधर सेठ और सेठानी जादुई अदरक वाली चाय पीते हैं। चाय पीते ही दोनों बूढ़े हो जाते हैं। अरे ये कैसे हो गया? मैं बूढ़ा कैसे हो गया? मैं भी जवान से बूढ़ी और कुरूप हो गई। हे भगवान, ये कैसा अदरक है?
मुझे मेरी जवानी वापस चाहिए। आप ये मनहूस अदरक जहां से लाए हैं वहीं वापस कर दीजिए। सेठ अपने नौकर से कहकर अदरक की बोरी अपनी गाड़ी में रखवाता है और उसे लेकर दीपक के घर पहुंचता है। सेठ को देखते ही दीपक सब समझ जाता है। सेठ कुछ कहने वाला था। सेठ जी, मैं सब समझ गया। आपने मेरे जादुई अदरक की चाय पी है ना? हाँ दीपक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मुझे और सेठानी को फिर से जवान बना दो। ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। आप यहीं बैठिए। सेठ चारपाई पर बैठ जाता है। दीपक खेत पर जाता है और नन्ही गिलहरी को सारी बात बताता है। दीपक, उस जादुई अदरक के मालिक तुम और तुम्हारी पत्नी हो। तुम अपनी पत्नी से कहना कि वो जादुई अदरक की चाय अपने हाथों से बनाकर सेठ और सेठानी को पिला दे। वे दोनों फिर से जवान हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ। बेचारे सेठ जी बहुत परेशान हैं। दीपक अपने घर आता है और जमुना से कहता है कि वो सेठ जी को जादुई अदरक वाली चाय बनाकर पिला दे और 1 कप चाय सेठानी के लिए भिजवा दे। जमुना ऐसा ही करती है। चाय पीते ही, अरे मैं फिर से जवान हो गया। मैं फिर से जवान हो गया। सेठ जी, ये 1 कप चाय आप लेकर जाइए और सेठानी जी को पिला दीजिए। उनकी जवानी फिर से लौट आएगी। दीपक, तुम्हारी वजह से मेरी जवानी लौट आई है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सेठ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। सेठ चाय लेकर घर जाता है और सेठानी को पिलाता है। सेठानी भी फिर से जवान हो जाती है। दोनों खुशी के मारे फूले नहीं समाते हैं। सेठ और सेठानी काफी सारी धन दौलत और जेवरात लेकर दीपक के घर आते हैं और उसे उपहार में देते हैं। इसके बाद जादुई अदरक बेचकर दीपक और जमुना और भी अमीर हो जाते हैं। हमने सारे जादुई अदरक बेच दिए, अब क्या करें? तुम चिंता मत करो। मैंने एक जादुई अदरक संभाल कर रखा हुआ है। इसे खेत में लगा दूंगा। इसके जादू से पूरे खेत में अदरक की फसल उगाएगी। इस तरह दीपक और जमुना लगातार जादुई अदरक की खेती करने लगते हैं और जल्दी ही वे गांव में सबसे धनी बन जाते हैं। रामपुर नाम के गांव में 2 दोस्त राघव और विक्रम रहते थे। दोनों किसान थे और दोनों मिलकर पपीते की खेती किया करते थे। लेकिन दोनों के ही खेत में अच्छे फल नहीं आते थे। राघव और विक्रम दोनों खेत में काम करते करते थक जाते हैं। दोनों पपीते के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। राघव भाई, हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमारे पेड़ के पपीतों में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता। हाँ भाई, हमारे पेड़ के पपीते बेजान से रहते हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या करें कि हमारे पपीते के पेड़ में लगने वाले फल स्वादिष्ट हों और लोगों को पसंद आए। इस बार हम अपने पपीते के पेड़ों में खास तरह की खाद डालेंगे। खास तरह की खाद? हाँ, मैंने सुना है कि जंगल में खास तरह की जड़ी बूटियां मिलती हैं। हम उन जड़ी बूटियों को लेकर आएंगे और उनका खाद बनाकर अपने खेत में डालेंगे। ठीक है, शायद इससे हमारे पेड़ में उगने वाले पपीतों में जान आ जाए। दूसरे दिन दोनों दोस्त जंगल जाते हैं और जंगल में उगने वाली जड़ी बूटियां तोड़ कर लाते हैं। फिर दोनों उनका खाद बनाकर अपने अपने खेत में डालते हैं। राघव, इस बार हमने बहुत कड़ी मेहनत की है। देखना, इस बार हमारे पपीते बहुत अच्छे फलेंगे। तेरी बात सच हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। फिर हमारी गरीबी के दिन भी दूर हो जाएंगे। अब तक तो हमारे पपीतों को कोई पूछता भी नहीं था, लेकिन अब लोग इसे मांग मांग कर खाएंगे। दोनों दोस्त काफी उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं कि इस बार जड़ बूटी वाले खाद की वजह से उनके पपीते की खेती अच्छी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। समय आने पर उनके पेड़ों में फल तो लगते हैं, लेकिन वे हर बार की तरह छोटे, सूखे और बेजान होते हैं। ये क्या, हमारे पपीते तो हर बार की तरह ही हुए हैं। हमारी मेहनत बेकार गई। लेकिन हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हमारे फल इस बार अच्छे हों। दोनों दोस्त काफी दुखी हो जाते हैं। वे अपने खेत में पपीते के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और गहरी सोच में डूबे होते हैं। थोड़ी देर बाद राघव कहता है, विक्रम भाई, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा? चलो अपने पपीते बेच कर आते हैं। लेकिन हमारे पपीते खरीदेगा कौन? कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। कोई नहीं खरीदेगा तो वापस ले आएंगे। ठीक है। दोनों दोस्त अपने अपने खेत के पपीते तोड़कर उन्हें बेचने जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन खरीदना तो दूर, कोई उनके पपीतों की तरफ देखता भी नहीं है। देखो, किसी ने हमारे पपीतों को पूछा भी नहीं। कोई बात नहीं, इन्हें लेकर वापस चलते हैं। कल फिर आएंगे। दोनों दोस्त अपने अपने पपीतों की टोकरी लेकर घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में, राघव भाई, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। तो चलो नदी किनारे चलते हैं।
नदी का ठंडा पानी पीकर फिर घर की ओर जाएंगे। दोनों दोस्त नदी किनारे जाते हैं। वहीं पपीतों से भरी टोकरी जमीन पर रखकर दोनों पानी पीने लगते हैं। इतने में कुछ पक्षियों का झुंड आता है और राघव की टोकरी के पपीते खाने लगता है। जब दोनों पानी पीकर पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि पक्षियों का झुंड राघव की टोकरी में रखे सारे पपीते खा चुका होता है। राघव दौड़कर अपनी टोकरी के पास जाता है। उसके आते ही सारे पक्षी उड़ जाते हैं। राघव रोने लगता है। मेरे सारे पपीते खा लिए। मैंने सोचा था कि कल बाजार में लाकर इन्हें बेचने की कोशिश करूंगा। अब तो मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा। मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। राघव विक्रम से मदद मांगता है। विक्रम भाई, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे सुख दुख के साथी हो। मुझे अपने थोड़े पपीते दे देना, मैं कल उन्हें बेचूंगा। नहीं भाई, मैं अपने पपीते तुम्हें नहीं दे सकता। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? हम दोनों तो दोस्त हैं ना। भला मेरे बुरे वक्त में तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मेरे पास तो पहले से ही जो पपीते हैं वो बुरी हालत में हैं। मैं उन्हें बेचकर जैसे तैसे दो चार पैसे कमा लूंगा, लेकिन उनमें से कुछ पपीते तुम्हें दे दिए तो मेरी कमाई में कमी आ जाएगी। इसीलिए मैं तुम्हें अपने पपीते नहीं दे सकता। ऐसा कहकर विक्रम अपने पपीते से भरी टोकरी लेकर वहां से चला जाता है। विक्रम की ये हरकत राघव को बहुत बुरी लगती है। अब मैं क्या करूंगा? तभी राघव अपनी टोकरी की ओर देखता है। उसमें पपीते के ढेर सारे बीज रह गए थे जो पक्षियों ने छोड़ दिया था। मैं इन्हीं बीजों को अपने खेत में लगाऊंगा और दोबारा फल आने का इंतजार करूंगा। उस दिन राघव अपने घर चला जाता है, लेकिन दूसरे दिन अपने खेत में वो पक्षियों के छोड़े हुए बीज को लगा देता है। सारे बीज लगा दिए। अब इनमें से नए पौधे आने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन मेरे खेत में पपीते के पेड़ की संख्या बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी नजर विक्रम पर जाती है, जो कि अपने खेत में काम कर रहा होता है। लेकिन उस दिन से विक्रम ने राघव से बात करना छोड़ दिया था। वो राघव की ओर देखता भी नहीं था। थके होने के कारण राघव की आंख लग जाती है और उसे एक सपना आता है, जिसमें कुछ पक्षी आकर राघव से कहते हैं। राघव, तुम चिंता मत करो। तुमने अपने खेत में पपीते के जो बीज लगाए हैं उसमें से जादुई पपीते के पेड़ उगेंगे। जादुई पपीते के पेड़? हाँ, उन पेड़ में लगने वाले सारे फल स्वादिष्ट और रसीले तो होंगे ही, साथ ही तुम्हारे गांव में कोई भी विपत्ति आने की सूचना भी देंगे, जिससे तुम अपने गांव वालों को पहले से ही सचेत कर सकते हो और सबकी रक्षा कर सकते हो। अच्छा, क्या ये सच हो सकता है? हाँ, ये सच होगा। ऐसा कहकर सारे पक्षी उड़ जाते हैं और राघव की आंख खुल जाती है। ये कैसा सपना था? भला ऐसा कैसे हो सकता है? सपना तो सपना होता है, और वो भी दिन में देखे गए सपने का कोई मतलब नहीं। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगा हूँ। ये उसी का असर है। राघव इसे महज एक दिमागी फितूर समझकर भूल जाता है और अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन जब वो अपने खेत पर जाता है। अरे, मेरे खेत में पपीते के नए पेड़ कहाँ से आए? कल ही तो मैंने बीज लगाए थे और आज उसमें से पेड़ भी आ गए। राघव ये सोच ही रहा था कि तभी सभी पेड़ों में पपीते के बड़े बड़े फल भी आ जाते हैं। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? नहीं नहीं, अभी तो मैं जागा हुआ हूँ। कहीं कल वाला सपना सच तो नहीं हो गया? राघव पेड़ से एक पपीता तोड़ता है। पपीता तोड़ते ही उसमें से रस टपकने लगता है। राघव उस पपीते को काट कर खाता है। ये तो बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। वो जल्दी जल्दी सारे पपीते तोड़ लेता है और उन्हें बाजार में बेचने जाता है। वहां विक्रम भी अपने पपीते बेचने आया हुआ था। विक्रम जब राघव की ओर देखता है। अरे, कल तो इसके सारे पपीते पक्षियों ने खा लिए थे, और आज ये इतने सारे पपीते लेकर बेचने आया है, वो भी इतने बड़े बड़े और सुंदर पपीते। ये तो देखने से ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। विक्रम राघव के पपीते देखकर बहुत हैरान होता है। वो राघव से फिर से बात करने की कोशिश करता है। राघव भाई, ये पपीते तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम इन्हें कहाँ से लेकर आए हो? कहाँ से लाऊंगा? ये मेरे ही खेत के पपीते हैं। तुम्हारे खेत के पपीते? विक्रम पहले से ही जला भुना हुआ था। वो ग्राहकों को राघव के पपीतों को लेकर भड़काने लगता है। जब भी कोई ग्राहक राघव के पपीते खरीदने उसके पास आता तो विक्रम जोर जोर से चिल्लाने लगता। दवाइयां डालकर उगाया हुआ नकली पपीता खाने से अच्छा है असली पपीता खाओ और सेहत बनाओ। ग्राहक ये बात सुनकर राघव के पपीते छोड़कर विक्रम के पपीते खरीदने लगते हैं और विक्रम राघव की ओर देखकर एक कुटिल मुस्कान मुस्कुराता है। राघव फिर परेशान रहने लगता है। दूसरे दिन आज मैं अपने पपीते बेचने मंडी नहीं जाऊंगा, बल्कि गांव में घूम घूम कर इन्हें बेचूंगा। इससे लोगों को घर बैठे बैठे पपीते मिल जाया करेंगे। राघव ऐसा ही करता है। लोगों को उसके पपीते बहुत पसंद भी आते हैं
और वे हाथों हाथ बिक भी जाते हैं। शाम को विक्रम अपने पपीते बेचकर घर लौट रहा होता है तो राघव को देखता है। इसकी टोकरी पूरी खाली हो गई। इसका मतलब इसने अपने सारे पपीते बेच दिए और मेरे पपीते आधे भी नहीं बिके। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात में जब पूरा गांव सो जाता है तो विक्रम राघव के खेत पर जाता है, लेकिन राघव के खेत में एक भी पपीते का फल नहीं था। हं, आज मैं आया हूं तो खेत में एक भी फल नहीं है। वो चला जाता है। दूसरे दिन राघव सुबह सुबह अपने खेत पर आता है। उसे देखते ही पपीते के पेड़ अपने अपने फल देने लगते हैं, जिन्हें तोड़कर वो बेचने चले जाता है। शाम को विक्रम की नजर राघव पर पड़ती है। अरे, आज ये फिर खाली टोकरी लेकर जा रहा है। लगता है इसने सारे पपीते बेच दिए। लेकिन ये पपीता लाया कहां से? रात में तो इसका खेत सूना पड़ा था। वो उस रात फिर राघव के खेत पर जाता है तो खेत खाली पड़ा होता है। आज सारी रात यहीं रहूंगा और देखूंगा कि आखिर माजरा क्या है। सुबह जब राघव आता है तो उसे देखते ही पपीते के पेड़ में फल लगने शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही विक्रम के होश उड़ जाते हैं। ये तो जादुई पपीते का खेत है। लेकिन राघव के पास ये सब कैसे आए? विक्रम पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैला देता है कि राघव लोगों को जादू टोने वाला पपीता खिला रहा है। अब ग्रामीण राघव से पपीता खरीदना बंद कर देते हैं। राघव परेशान रहने लगता है। इसी परेशानी के कारण वो 2 दिन तक खेत पर भी नहीं जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद जब वो सुबह सुबह अपने खेत पर आता है। आज तो मेरे आने पर पपीते के पेड़ में फल नहीं आ रहे। आखिर बात क्या है? हर बार मेरे आते ही पपीतों के पेड़ में अपने आप फल लग जाते थे। थोड़ी देर रुक कर देखता हूँ। राघव थोड़ी देर रुककर इंतजार करता है, लेकिन पपीतों के पेड़ में फल नहीं आते हैं। अब ये भी मेरे दुश्मन बन गए हैं। राघव वहां से जाने लगता है। तभी पपीते का एक पेड़ कहता है। रुको राघव। कौन? मैं पपीते का पेड़ बोल रहा हूँ। हम सब जादुई पपीते के पेड़ हैं। हम तुम्हारे गांव में आने वाली आपदा की सूचना देना चाहते हैं, इसीलिए आज पेड़ों में फल नहीं लगे। आपदा? क्या मेरे गांव में कोई आपदा आने वाली है? हाँ, बहुत जल्द तुम्हारे गांव में एक ऐसी महामारी फैलने वाली है जिसका इलाज दवाइयों से नहीं होगा। फिर कैसे होगा? ऐसे तो सारे ग्रामीण मारे जाएंगे। ये गांव खाली हो जाएगा। इसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे खेत में फलने वाले पपीते उस महामारी के इलाज करेंगे। बीमार लोगों को हमारे फल खिला देना, वो ठीक हो जाएंगे। अच्छा किया जो तुम लोगों ने मुझे ये बात बताई। राघव उसी समय कुछ ग्रामीणों को इकट्ठा करके ये बात उन्हें बताता है। हमें तो तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? इसका पता कुछ दिनों में चल जाएगा। मैं तुम लोगों को पहले से आगाह करने आया था। बाकी तुम लोगों की मर्जी। कुछ दिन के बाद सचमुच में गांव में एक अजीब सी बीमारी फैल जाती है, जिसका इलाज डॉक्टर की दवाई से नहीं हो पाता है। तभी ग्रामीणों को राघव की बात याद आती है। राघव किसी महामारी की बात कर रहा था। उसकी ये वाली बात तो सच हो गई। कहीं उसके पपीते से इलाज वाली बात भी सच हुई तो हम सबकी जान बच जाएगी। वो राघव के पास जाता है। राघव भाई, तुमने सही कहा था। गांव में एक महामारी फैल गई है जिसका इलाज दवाइयों से नहीं हो रहा है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। चिंता मत करो, मैं तुम सबको अपने खेत के पपीते दूंगा, वो भी मुफ्त में। राघव के दोस्त विक्रम को भी वही बीमारी हो जाती है। अब किस मुंह से राघव से उसके पपीते मांगू? लेकिन राघव का दिल बहुत बड़ा था। वो मुफ्त में पूरे गांव में अपने खेत के पपीते बांटता है। साथ ही कुछ पपीते लेकर विक्रम के घर जाता है। राघव भाई, तुम? हाँ, मुझे लोगों से पता चला कि तुम्हें भी वही बीमारी हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए अपने खेत के पपीते लाया हूं। लो, इन्हें जल्दी से खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। राघव भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ छोड़ दिया और लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया। लेकिन तुम तो मेरी जान बचाने आ गए। मैं जिससे दोस्ती करता हूँ उससे दिल से रिश्ता निभाता हूँ। जाने दो, जो हुआ सो हुआ, और बाकी बातें बाद में। पहले पपीता खाओ। राघव अपने हाथों से पपीता काटकर विक्रम को खिलाता है। विक्रम और सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं। सभी ग्रामीण खुश होकर राघव को अपनी अपनी हैसियत के अनुसार रुपए, पैसे और उपहार देते हैं।